नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर शहर और हर गांव से जुड़ी छोटी, बड़ी और काम की खबरें। अगर आपको ऐसी ही अपडेटेड खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव जल्द ही दूल्हा बनने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कुलदीप यादव 14 मार्च को मसूरी के एक खूबसूरत रिसोर्ट में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ साथ फेरे लेने वाले हैं। दोनों की सगाई पिछले साल 4 जून को लखनऊ में एक निजी समारोह में हुई थी, जिसमें परिवार के लोग और करीबी दोस्त शामिल हुए थे। अब शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शादी के बाद 17 मार्च को लखनऊ के सेंट्रम होटल में एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा। इस रिसेप्शन में क्रिकेट जगत के कई बड़े खिलाड़ी, खेल जगत की हस्तियां और राजनीति से जुड़े कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि कुलदीप यादव के पिता राम सिंह यादव खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शादी में शामिल होने का निमंत्रण दे चुके हैं। ऐसे में यह शादी खेल और राजनीति जगत की चर्चित शादियों में से एक मानी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दूसरी बड़ी खबर, पूर्व आईपीएल खिलाड़ी अमित मिश्रा के खिलाफ उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। कानपुर की रहने वाली मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गरिमा तिवारी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। गरिमा का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की ओर से उन्हें लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत में कहा गया है कि उनसे होंडा सिटी कार और करीब 1 लाख रुपए की मांग की गई। आरोप यह भी लगाया गया है कि जब मांग पूरी नहीं हुई तो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाने लगा। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया है कि कई बार शराब पीकर उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें भूखा रखा गया। शिकायत में दहेज, उत्पीड़न, मारपीट और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी गंभीर धाराओं का जिक्र किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कोर्ट के आदेश के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। चलिए अब जानते हैं तीसरी बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से जल्द ही उड़ानें शुरू होने वाली हैं। राज्यसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने जानकारी दी है कि जेवर एयरपोर्ट को डीजीसीए से एयरड्रोम लाइसेंस मिल चुका है। आमतौर पर लाइसेंस मिलने के 1.5 से 2 महीने के भीतर फ्लाइट संचालन शुरू हो जाता है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 45 दिनों के भीतर यहां से यात्रियों की उड़ानें शुरू हो सकती हैं। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े और भव्य कार्यक्रम में करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पड़ने वाला दबाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों के लोगों को भी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। चलिए अब बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की तरफ। चौथी बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। कानपुर समेत कई शहरों में सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाला बिटुमिन यानी डामर अचानक महंगा हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक सिर्फ 5 दिनों के अंदर डामर की कीमत करीब 2000 रुपए प्रति टन तक बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने के कारण यह स्थिति बनी है। इसका सीधा असर सड़क निर्माण परियोजनाओं की लागत पर पड़ सकता है। पीडब्ल्यूडी और अन्य एजेंसियों का मानना है कि अगर कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो शहर की रिंग रोड, डिफेंस कॉरिडोर और कई अन्य सड़क परियोजनाओं का बजट बढ़ सकता है। अब जानते हैं पांचवी बड़ी खबर। पांचवी बड़ी खबर, आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। लखनऊ में एक निजी अस्पताल पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। जांच के दौरान पाया गया कि अस्पताल ने पोर्टल पर 592 मरीजों को भर्ती दिखाया था, जबकि मौके पर सिर्फ 40 मरीज ही मौजूद मिले। जांच में यह भी सामने आया कि कई मरीजों को सिर्फ साधारण स्कैन या जांच की जरूरत थी, लेकिन कागजों में महंगे इलाज जैसे कीमोथेरेपी और अन्य प्रक्रियाएं दिखाकर बड़ी रकम का क्लेम किया गया। स्वास्थ्य विभाग की जांच में ऐसे करीब 6 अस्पतालों में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। अब स्वास्थ्य एजेंसी ने इन अस्पतालों से रिपोर्ट मांगी है और दोषी पाए जाने पर उन्हें आयुष्मान योजना के पैनल से हटाने की तैयारी की जा रही है। सरकार का कहना है कि गरीब मरीजों के इलाज के नाम पर किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छठी बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा के रहने वाले कई भारतीय नागरिक हाल ही में पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण माहौल के बीच दुबई और अबू धाबी में फंस गए थे। वहां लगातार मिसाइल अलर्ट और धमाकों जैसी खबरों से लोगों में डर का माहौल बना हुआ था। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 36 के निवासी कैलाश चंद समेत करीब 45 भारतीय नागरिक लगभग 8 दिन तक वहीं फंसे रहे। उन्होंने बताया कि होटल में रहते समय कई बार अलर्ट सायरन बजते थे और मोबाइल पर लगातार सुरक्षा संदेश आते रहते थे। कैलाश चंद ने बताया कि कुछ मौकों पर आसपास धमाकों की आवाज भी सुनाई दी और होटल के शीशे तक हिलने लगे थे। इस वजह से वहां मौजूद भारतीय काफी घबराए हुए थे। हालांकि बाद में स्थिति कुछ सामान्य होने पर फ्लाइट संचालन शुरू हुआ और सभी लोग सुरक्षित भारत लौट आए। परिवार वालों ने भी राहत की सांस ली। चलिए बढ़ते हैं 7वीं बड़ी खबर की ओर।
सातवीं बड़ी खबर, अगर आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक के हर पेमेंट डिजिटल अभियान के दौरान अधिकारियों ने बताया कि देश में हर साल करीब 2000 करोड़ रुपए तक का डिजिटल फ्रॉड हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 77% लोग लालच या ऑफर के झांसे में आकर साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। कई बार ठग खुद को बैंक अधिकारी बताकर फोन करते हैं और ओटीपी या कार्ड की जानकारी मांग लेते हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि एटीएम और क्रेडिट कार्ड की डेली ट्रांजैक्शन लिमिट कम रखें, किसी के साथ ओटीपी या कार्ड डिटेल साझा न करें, किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर तुरंत बैंक और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। सावधानी ही साइबर ठगी से बचने का सबसे बड़ा उपाय माना जा रहा है। अब जानते हैं आठवीं बड़ी खबर। आठवीं बड़ी खबर, वाराणसी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है। अधिकारियों ने थाईलैंड से आए 3 यात्रियों को पकड़कर करीब 25 करोड़ रुपए की कीमत का गांजा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों यात्री गुजरात के रहने वाले हैं और विदेश से लौटते समय अपने बैग में गांजा छिपाकर ला रहे थे। शुरुआत में सामान सामान्य लग रहा था, लेकिन जांच के दौरान अधिकारियों को शक हुआ। इसके बाद जब बैग को एक्सरे मशीन से स्कैन किया गया तो अंदर संदिग्ध पैकेट दिखाई दिए। तलाशी लेने पर करीब 25 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल कस्टम विभाग ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि यह खेप भारत में किसे सप्लाई की जानी थी और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। 9वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में एक नया आधुनिक शहर बसाने की तैयारी चल रही है। इस शहर का नाम नया नोएडा रखा गया है और इसका मास्टर प्लान 2041 तैयार कर लिया गया है। दादरी, नोएडा, गाजियाबाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के तहत यह शहर विकसित किया जाएगा। योजना के अनुसार बुलंदशहर और दादरी क्षेत्र के करीब 80 गांवों की लगभग 21,000 हेक्टेयर जमीन पर यह शहर बसाया जाएगा। इस नए शहर को काफी हद तक अबू धाबी के इंडस्ट्रियल मॉडल की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। यहाँ करीब 3000 नई फैक्ट्रियां लगाने का प्रस्ताव है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा शहर में आधुनिक सड़कें, झील, पार्क, नहरें और अलग अलग कैटेगरी के फ्लैट भी बनाए जाएंगे। अनुमान है कि यहाँ करीब 6 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी बस सकती है। अब बात करते हैं 10वीं बड़ी खबर की। 10वीं बड़ी खबर, नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर में आयकर विभाग ने कई नामी मिठाई और फूड आउटलेट्स पर बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक करीब 40 घंटे से ज्यादा समय तक चली इस कार्रवाई में 7 टीमों के लगभग 100 अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों ने दुकानों और ऑफिसों के कागजात के साथ साथ डिजिटल रिकॉर्ड भी खंगाले। शुरुआती जांच में यह संकेत मिले हैं कि कुछ दुकानदार बिलिंग सॉफ्टवेयर के जरिए बिक्री के आंकड़ों में हेरफेर करके असली टर्नओवर छिपा रहे थे और कम टैक्स दिखा रहे थे। जांच के दौरान कई डिजिटल सबूत भी जब्त किए गए हैं, जिन्हें अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। अगर टैक्स चोरी की पुष्टि होती है तो संबंधित कारोबारियों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। 11वीं बड़ी खबर, मथुरा से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान करीब 112 साल की बुजुर्ग अम्मा लाठी के सहारे पहुंची और अधिकारियों से गुहार लगाते हुए बोली, लल्ला अब तो कुछ दिन ही बचे हैं, मेरी पेंशन दिलवा दो। अम्मा ने बताया कि उन्होंने कई बार वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया, लेकिन अब तक उन्हें किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई। जब यह बात जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के सामने पहुंची तो वह भी भावुक हो गए। डीएम ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मौके पर ही अम्मा के दस्तावेजों की जांच की जाए और आधार व अन्य जरूरी कागजात अपडेट किए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन की प्रक्रिया तुरंत पूरी कराकर अम्मा को जल्द लाभ दिलाया जाए। इस घटना के बाद लोगों ने प्रशासन के इस मानवीय कदम की सराहना की। चलिए अब बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की तरफ। 12वीं बड़ी खबर, एटा जिले से एक विवादित मामला सामने आया है। यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी नागेंद्र नारायण मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कथित तौर पर उन्हें यह कहते सुना जा रहा है कि हर आंगनबाड़ी केंद्र से 10,000 रुपए की मांग की जा रही है। वीडियो में वह जिला समन्वयक से इस रकम को इकट्ठा कराने की बात करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस जिला समन्वयक का नाम सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर किसी भी तरह के पैसे के लेन देन से इनकार किया है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। 13वीं बड़ी खबर, मेरठ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर दी। मेरठ के खंदक इलाके में रहने वाले 82 वर्षीय हिंदू बुजुर्ग सूरज प्रकाश का निधन हो गया। परिवार में ज्यादा लोग नहीं थे, ऐसे में मोहल्ले के मुस्लिम पड़ोसी आगे आए और उन्होंने अंतिम यात्रा में कंधा देकर इंसानियत की मिसाल पेश की। बताया जा रहा है कि उस समय कई मुस्लिम युवक
रोजे की हालत में भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार में सहयोग किया और चिता शांत होने तक वहां मौजूद रहे। इस घटना के बाद आसपास के लोग इसे मजहब से ऊपर इंसानियत की मिसाल बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं 14वीं बड़ी खबर की। 14वीं बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने फर्जी वर्क वीजा रैकेट का बड़ा खुलासा किया है। यह गिरोह लोगों को रूस, फिनलैंड और पोलैंड जैसे देशों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों से पासपोर्ट लेकर उनसे 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की रकम वसूल लेते थे। बाद में उन्हें फर्जी वीजा और दस्तावेज देकर टालमटोल किया जाता था। बिसरख थाना पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 8 पासपोर्ट, 24 फर्जी वीजा की फोटोकॉपी, कई दस्तावेज और नकदी बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में इस गिरोह ने 100 से ज्यादा लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। अब पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है। चलिए अब बढ़ते हैं 15वीं बड़ी खबर की तरफ। 15वीं बड़ी खबर, मेरठ में एक युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। युवती का कहना है कि एक शादीशुदा युवक ने पहले उससे दोस्ती बढ़ाई और धीरे धीरे निजी फोटो और वीडियो हासिल कर लिए। बाद में जब युवती का रिश्ता कहीं और तय हो गया तो आरोपी युवक ने उसे बदनाम करने की धमकी देनी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी इस समय सऊदी अरब में रह रहा है और वहीं से सोशल मीडिया के जरिए युवती की तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी देनी रहा है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने पहले उससे करीब 1 लाख रुपए वसूल लिए और अब कुल 3 लाख रुपए की मांग कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी गई है। 16वीं बड़ी खबर, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत के कारोबार पर भी दिखाई देने लगा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में भेजी जाने वाली भारत की ताजी हरी सब्जियों का निर्यात प्रभावित हो गया है। निर्यातकों के मुताबिक उड़ानों और समुद्री रास्तों में बाधा आने से लौकी, भिंडी, परवल, हरी मिर्च और दूसरी ताजी सब्जियां समय पर दुबई और अन्य खाड़ी देशों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसके कारण कई जगह माल खराब भी हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि इस स्थिति के कारण करीब 50% तक निर्यात कारोबार प्रभावित हो चुका है। अगर हालात जल्दी सामान्य नहीं हुए तो किसानों और निर्यातकों दोनों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं 17वीं बड़ी खबर की ओर। 17वीं बड़ी खबर, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में करीब 27 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा एक अहम प्रस्ताव एजेंडे में शामिल है। इसके तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को भी राज्यकर्मियों की तरह कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की योजना बनाई जा रही है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो प्रदेश के हजारों शिक्षकों को निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान आर्थिक राहत मिल सकती है। अब जानते हैं 18वीं बड़ी खबर। 18वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मौसम ने मार्च महीने में ही गर्मी का संकेत देना शुरू कर दिया है। कई जिलों में तापमान सामान्य से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रह सकता। आगरा में तापमान करीब 37.6 डिग्री, झांसी में 36.3 डिग्री और लखनऊ में 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो हीट वेव जल्दी शुरू हो सकती है। इसका असर फसलों और लोगों की सेहत दोनों पर पड़ सकता है। इसीलिए लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी जा रही है। चलिए अब बढ़ते हैं 19वीं बड़ी खबर की तरफ। 19वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। राज्य में मौजूद 25,000 से ज्यादा मदरसों की डिग्री को अब मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। सरकार की योजना के अनुसार मदरसा शिक्षा में दी जाने वाली कामिल डिग्री को ग्रेजुएशन और फाजिल डिग्री को पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर मान्यता दी जा सकती है। इसके अलावा इन परीक्षाओं का आयोजन राज्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से कराने की भी तैयारी है। इससे मदरसा छात्रों को उच्च शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में ज्यादा अवसर मिल सकते हैं। सरकार का मानना है कि इस कदम से मदरसा शिक्षा को भी मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने में मदद मिलेगी। अब जानते हैं 20वीं बड़ी खबर। 20वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए संपत्ति और निवेश से जुड़े नियम और सख्त कर दिए हैं। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उद्देश्य से अब सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 साल के भीतर अपने 6 महीने के मूल वेतन से ज्यादा पैसा शेयर, स्टॉक या किसी अन्य निवेश में लगाता है तो उसे इसकी जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा गाड़ी, गहने या अन्य बड़ी संपत्ति की खरीद,
बिक्री का विवरण भी दर्ज करना होगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। 21वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मियों को अपनी संपत्ति का विवरण देने के लिए आखिरी मौका दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के करीब 47,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने अभी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी अपलोड नहीं की है। सरकार ने पहले इसके लिए 31 जनवरी की समय सीमा तय की थी, लेकिन कई कर्मचारियों के विवरण न भरने के कारण उन्हें अंतिम मौका दिया गया था। अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो कर्मचारी तय समय तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा दर्ज नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे कर्मचारियों का वेतन रोका जा सकता है और प्रमोशन से जुड़े लाभ भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए कर्मचारियों को जल्द से जल्द पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। 22वीं बड़ी खबर, अलीगढ़ और हाथरस जिले के कई गांवों में जल्द ही तेज इंटरनेट सुविधा मिलने वाली है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पहले चरण में 31 मार्च तक करीब 35 ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए तेजी से तकनीकी काम किया जा रहा है। कंपनी की योजना है कि आने वाले 3 वर्षों में करीब 829 ग्राम पंचायतों तक फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाए। इससे गांवों में रहने वाले लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई, सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने में काफी आसानी होगी। 23वीं बड़ी खबर, आगरा जिले में आलू किसानों ने सरकार से बड़ी मांग उठाई है। आगरा जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया ने लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर किसानों की समस्याओं को सामने रखा। उन्होंने मांग की है कि आलू के लिए कम से कम 1,500 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय किया जाए। किसानों का कहना है कि मौजूदा बाजार भाव में उन्हें लागत के मुकाबले बहुत कम कीमत मिल रही है। इसके अलावा किसानों ने आलू निर्यात पर सब्सिडी बढ़ाने, कोल्ड स्टोरेज के बिजली बिल में राहत देने और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए विशेष पैकेज की मांग भी की है। 24वीं बड़ी खबर, रमजान का महीना शुरू होते ही आगरा शहर में पारंपरिक मिठाइयों की मांग काफी बढ़ गई है। खासकर खजला और फेनी की दुकानों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोहा मंडी और कश्मीरी बाजार की कई पुरानी दुकानों पर लोग इन खास मिठाइयों को खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि सूजी, घी, दूध और खोए से बनने वाली इन मिठाइयों की कीमत इस साल करीब 10 से 15% तक बढ़ गई है। इसके बावजूद लोगों के बीच इन पारंपरिक मिठाइयों का क्रेज कम नहीं हुआ है और रमजान के दौरान इनकी बिक्री काफी ज्यादा हो जाती है। 25वीं बड़ी खबर, लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में उत्तर प्रदेश का पहला अत्याधुनिक ट्रांसप्लांट सेंटर तैयार हो गया है। इस सेंटर में अब किडनी, लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी जटिल चिकित्सा सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। इस नई सुविधा के शुरू होने से प्रदेश के गंभीर मरीजों को अब इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई या दूसरे बड़े शहरों में जाने की जरूरत कम पड़ेगी। सरकार का दावा है कि यहां आधुनिक ICU, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और संक्रमण से बचाव के लिए अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध होगी। इससे मरीजों को कम खर्च में बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद है।